हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले तो हमें याद आता है कि सर जब एक वायर में हमने करंट का फ्लो किया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई। ऑरस्टेड ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि करंट के फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ऑरस्टेड ने फर्दर आगे ये सोचा कि क्या इसका रिवर्स भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी हम करंट बना सकते हैं। बस वो व्यक्ति इस एक्सपेरिमेंट में जुड़ गया और उसके बाद उसने एक दिन फाइनली इस बात को एक्सप्लेन कर पाया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन सकता है। और वही ये टॉपिक है जहाँ पर हम लोग ये बताने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट बनेगा। आइए अब इसके छोटे छोटे टूल्स को देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि हम लोग फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। Field line in given area, not per unit area. This is field line in given area. Magnetic field line in given area is called magnetic flux. तो अब इसको डिटेल में स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया से कितना पास कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस में से बी पास हो रही, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है, एरिया वेक्टर यहाँ का ए है, तो हम लोगों का कहना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल बी इंटू ए। मैं एक और तरह से आप लोगों के सामने इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये है हमारे पास का एक सरफेस, ये है हमारे पास का एक सरफेस, यह है हमारे पास का एक सरफेस। इस सरफेस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए। कि ए एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, बी, तो फ्लक्स इज बी इंटू ए। हमारे पास का कहना हुआ कि सर एक छोटे से एलिमेंट की बात करें, छोटा सा एलिमेंट यदि डी हो तो फ्लक्स इक्वल बी इंटू डी ए। दिस इज छोटा सा फ्लक्स, दिस इज डी फाई। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहनी है कि एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहां पर का एरिया वेक्टर हो जाएगा डी ए वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। यहां पर भी देखेंगे तो ये हमारे पास का एरिया वेक्टर है जो इस एरिया पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हमारा कहना हुआ कि जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है, यहाँ पर तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ में थीटा एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब फ्लक्स दिस इज इक्वल बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। इसीलिए टोटल फ्लक्स दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। हाँ जी, हम लोगों का कहना हुआ डी फाई इक्वल बी इंटू डी ए, डी फाई इक्वल बी इंटू डी ए। यहाँ पर हम लोग एरिया को डी एस से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एस
सरफेस का इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इज इक्वल एरिया। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे b डॉट ds, इसे हम लोग लिखेंगे ba cos थीटा। सपोज हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हम लोग फ्लक्स को बोलेंगे nba cos थीटा। फ्लक्स n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसी तरह से हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। हम लोग बात करते हैं फ्लक्स की यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सबसे पहली बात एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वेबर है SI यूनिट। CGS यूनिट जो है मैक्सवेल या फिर गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर इक्वल 10 के पावर 8 मैक्सवेल और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज हमने इसके यूनिट को कन्वर्ट किया है और ये हमारे पास में आ रहे हैं वोल्ट सेकेंड, दिस इज इक्वल ओम कूलम या फिर हेनरी एम्पियर। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स दिस इज ml2 t minus 2 एम्पियर minus 1। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है मैक्सिमम एंड जीरो फ्लक्स। हम लोग जरा समझें इस बात को। जैसा कि हमारे पास में पहले भी मैंने बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया वेक्टर A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो इससे मैक्सिमम फील्ड लाइन पास हो सकती है। पहले फॉर्मूला के थ्रू जाने के पहले लॉजिकली सोचें कि इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास हो सकती है, लेकिन जब यही सरफेस कुछ ऐसा हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से इसके नीचे से जाएंगी, इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, इसके थ्रू नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया है। तो अब जब ऐसा है तो जब मैं दोनों के लिए एरिया वेक्टर की बात करूं तो मैं बोलूँगा इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। और जब ऐसा हो गया तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड और ये है 0 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। यही यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो फाई इक्वल हमारे पास में हो जाएगा BA cos 0 की वैल्यू 1, फाई इक्वल BA cos थीटा इज 0, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन इस सिचुएशन में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ जा रही है और जब ऐसा हो गया तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फ्लक्स दिस इज इक्वल B इंटू A इंटू cos 90 एंड cos 90 इज 0, दिस इज फ्लक्स इज 0। तो किसी भी सरफेस में से मिनिमम फ्लक्स 0 हो सकता है और मैक्सिमम फ्लक्स B इंटू A हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बोलना चाहेंगे, इन केस ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन फील्ड आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव वाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, अब इसमें जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर जा रही है। जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर जा रही है। तो जब ऐसा है तो हम लोगों के पास जो फील्ड लाइन अंदर आती है उसे हम लोग हमेशा निगेटिव लेंगे, निगेटिव फ्लक्स, फाई निगेटिव, और जो फ्लक्स बाहर जा रही है उसे हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स लेंगे। इसीलिए किसी भी क्लोज बॉडी के लिए नेट फ्लक्स 0 होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने इमेजिन किया
और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने 3 तरह के सरफेस को प्लान किया है। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। सरफेस नंबर 1, 2 एंड 3। अब सरफेस नंबर 1 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है। तो ये सरफेस 1 में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। जरा देखते हैं तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ है? तो एरिया वेक्टर इसका है अपोजिट डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर इधर की तरफ प्लान आउट हो रहा है, डीए वेक्टर। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही क्लियर है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है मतलब सर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि थीटा इक्वल 90 नहीं माइनस 180 डिग्री, थीटा इक्वल 180 डिग्री। और जब थीटा इक्वल 180 डिग्री है तो हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है फाई दिस इज इक्वल बी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। दिस इज इक्वल माइनस बी इंटू ए, जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी विथ माइनस साइन। ये इनवर्ड फ्लक्स जो है ये नेगेटिव हो जाता। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर के सरफेस पर। ये है हमारे पास का एरिया वेक्टर और ये है एंगल 90 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस के लिए तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास का कहना होगा थीटा इक्वल 90 डिग्री, इसीलिए फ्लक्स फाई इक्वल बी इंटू ए इंटू कॉस 90 एंड दिस विल बी 0। एंड फॉर थर्ड सरफेस के लिए जैसा हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है, यहाँ पर ये हमारे पास का मैग्नेटिक फील्ड, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर वो भी इधर की तरफ। दोनों के एंगल सेम हैं, दोनों के एंगल सेम होने की वजह से एंगल 0 डिग्री एंड फ्लक्स इक्वल बी इंटू ए। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि हम लोग बात करते हैं, हमारा ये एम्बिशन सुनिए, हमारा ये एम्बिशन है कि हम फ्लक्स को अब चेंज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम किस किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में है कि फॉर्मूला, फ्लक्स का जब फॉर्मूला देखते हैं तो इसके फॉर्मूले में 3 पैरामीटर है। या तो हम लोग बी को चेंज कर लें, या तो हम लोग एरिया को चेंज कर लें, और या फिर हम लोग एंगल को चेंज कर लें। तो फ्लक्स चेंज तब होगा जब हम लोग बी को चेंज करेंगे या ए को चेंज करेंगे या फिर थीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहने का है कि या तो हम लोग बी को चेंज करें या फिर एरिया को चेंज करें या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। इन तीनों को चेंज करके एंगल को चेंज करेंगे, इन तीनों को चेंज करके हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ केसेस को देखते हुए। हमारा कहना होता है यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है और एक ये कॉइल है। एक हमारे पास का मैग्नेट है, एक ये कॉइल है। अब इस कॉइल के लिए हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। जैसे जैसे करके हम लोगों ने मैग्नेट को पास लाना शुरू किया, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। ये एरो मतलब हम मैग्नेट को पास लेते जा रहे हैं। मैग्नेट को जैसे हम लोग पास लेते जाएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीजेस तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो फाई इक्वल बी इंटू ए। जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ेगी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं
ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी v वेलोसिटी से, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो ऐसे वक्त में हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, दिस इज 0। मतलब कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेट ना तो पास आ रहा है ना तो दूर जा रहा है। मतलब कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना तो बढ़ रही है ना फिर घट रही है, क्योंकि ना तो वो पास आ रहा है कॉइल के, ना तो कॉइल से दूर जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जब डिस्टेंस अनचेंज तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अनचेंज, तो फ्लक्स भी अनचेंज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस सिचुएशन की। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मैग्नेट को अपनी ही जगह पर गोल घुमा रहे हैं। हम लोग अपने मैग्नेट को अपनी ही जगह पर, ये मैग्नेट है इसको इस तरह से घुमा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने एरो भी बनाया हुआ है कि ये मैग्नेट को अपनी जगह पर घुमा रहे हैं। मैग्नेट को ऐसे घुमाने में ना तो डिस्टेंस ना तो डिक्रीज हो रहा ना तो इंक्रीज हो रहा, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग इस सिचुएशन को समझते हैं। यहां पर एक रॉड को मूव करा रहे हैं एक रॉड को मूव करा रहे हैं, तो ये जो एरिया स्वेप्ट है, जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ता जाएगा ये एरिया इंक्रीज होता जाएगा, एरिया इंक्रीज होता जाएगा। पिछले वाले सिचुएशन में हम बी को चेंज कर रहे थे, इस बार एरिया को चेंज कर रहे हैं। एरिया इंक्रीज होते जाएगा, तो एरिया इंक्रीज होते जाएगा तो फाई इक्वल बी इंटू ए, एरिया इंक्रीजेस देयरफॉर फ्लक्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट इस सिचुएशन में एरिया, कॉइल का शेप और सब कुछ सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप इसको मूव करा भी लोगे लेकिन एरिया रिमेन अनचेंज, एरिया इज अनचेंज, इसीलिए फ्लक्स इज कांस्टेंट, इसीलिए फ्लक्स इज कांस्टेंट। फेराडेज एक्सपेरिमेंट एंड लॉज। हम लोगों ने ये देखा है, इस दो सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों ने एक तो अपने कॉइल के एरिया पे वर्क किया है और दूसरा कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क किया है। हम लोगों ने इन दोनों पे वर्क किया है जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अभी हमारे पास में एक और टर्म है जो हमें देखना बाकी है, दिस इज एंगल। मैं आगे आप लोगों को एंगल के भी बारे में याद दिलाऊंगा, ठीक है। फेराडेज लॉ, फेराडेज ने एक्सपेरिमेंट दिया, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट ऑरस्टेड ने एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद उसको कंक्लूड करने का काम फेराडेज का आया। जैसा कि मैंने ऑरस्टेड के बारे में आप लोग को शुरुआत में बता ही दिया है, उसने सबसे पहले देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट कैसे बनाया जाए। तो फेराडे ने स्टेटमेंट दिया, एज कॉइल इज अरेंज्ड टू लिंक सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स फ्रॉम अ सोर्स, इफ रिलेटिव मोशन ऑकर्स बिटवीन कॉइल एंड सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेजता हो और कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिसीव कर रहा है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता है जिससे कि फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, उस कॉइल में से पास होने वाली फ्लक्स चेंज होगी तो करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। whenever there is change in magnetic flux linking with a coil, whenever there is change in magnetic flux linking with a coil, coil में से magnetic flux जो लिंक हो रही है वो चेंज हो रही है, then an
EMF is induced in the coil, a current is induced in the coil. जब एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो एक EMF इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। ये हमारे पास जैसे इस सिचुएशन में देखते हैं, ये कॉइल, ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रही है। जैसे जैसे ये पास जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसमें से करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पर ये मैग्नेट जो है ये कॉइल से दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जब भी कभी फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर करंट इंड्यूस होना ही होना है, करंट इंड्यूस होगा ही। सेकंड एक्सपेरिमेंट कहता है टू कॉइल्स आर अरेंज्ड सो दैट द स्टेडी फ्लो इन वन, एक कॉइल में करंट का स्टेडी फ्लो हो तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल है इससे हमने कांस्टेंट करंट का फ्लो किया है, अब इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, है ना। इसमें से हमने करंट का फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से लिंक होगी तो इसमें से एक करंट को इंड्यूस करेगी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इस कॉइल में करंट का फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से लिंक हो रही है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। देखते हैं, इफ द करंट इन फर्स्ट कॉइल चेंजेस तो फिर करंट इज इंड्यूस्ड इन सेकंड। सुनिए, यहां पर फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज तो यहाँ पर पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज किया, आई को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग इसमें करंट को भेजेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये कब तक एग्जिस्ट करेगी? जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है? Whenever number of magnetic lines of forces passing through circuit changes, तो इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगी। ये EMF कब तक इंड्यूस रहेगी? जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहना चाह रहा है? ये EMF इंड्यूस जो है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। This EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. For n turns, हम लोगों ने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब E इक्वल माइनस d∅dt। n टर्न्स के लिए n का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बोलना चाह रहा है कि ये लेंज लॉ से एसोसिएटेड है।